फारूक साहब, आगाज में यहाँ से करता हूँ क्योंकि आपने एक आर्टिकल भी लिखा है कि डिप्लोमेसी मस्ट पे, और उसमें जिस तरह आपने जो सारी बातें की हैं, मैं चाह रहा हूँ कि शुरू में हम इस पर आपसे कमेंट ले लें। जो ओवरऑल इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल है, जिस तरीके से हम जो इकोनॉमिक कंडीशंस है हमारी, वो जिस तरीके से आगे बढ़ रही हैं, उसमें हम कहाँ खड़े हैं? क्योंकि उसमें आपने सही कहा है कि इस वक्त हम अपॉर्चुनिटीज़ लैक नहीं कर रहे हैं, हम सिस्टम ही लैक कर रहे हैं। सबसे पहले आप इस पर कमेंट कीजिएगा। जी पाकिस्तान की तारीख में इस वक्त जो पाकिस्तान का सफारतकारी के हवाले से जो पेडिस्टल है, वो इतनी बुलंदी पे मैंने पहले कभी नहीं देखा। 80 साल की तारीख देख लीजिए। इस वक्त पाकिस्तान वाहिद ऐसा मुल्क है, उनमें से जो कि 193 ममालिक यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं, जिसके ईरान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं, जिसके अमेरिका के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं, जिसका चीन के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं, जिसके रशिया के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं। और वाहिद मुल्क है जो पूरी दुनिया को, आप समझिए कि तीसरी जंग अजीम से पाकिस्तान ने पूरी दुनिया भर को बचा लिया है। इसमें सोचने की बात यह है जिसको हम कहते हैं कि मोनेटाइजेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस, यानी कि स्ट्रेटेजिकली रेलेवेंट तो पाकिस्तान हो गया, बहुत मकबूल हो गया, हर स्क्रीन पे पाकिस्तान नजर आता है। लेकिन स्क्रीन से जो है वो हमारे इंपोर्ट का बिल पूरा नहीं होता। अब अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान 30-32 अरब डॉलर से एक्सपोर्ट ज़्यादा नहीं कर पाते और इंपोर्ट हम कर डालते हैं कोई 55-60 अरब डॉलर। वो जो डिफरेंशियल है उसका जो पूरा करना है, जो हमारे डेट सर्विसिंग है उसका जो पूरा करना है, इस किस्म के जो मोमेंट्स आते हैं रियासतों की तारीख में, वो कभी कभार आते हैं कि आपने सारी दुनिया को गिरने से बचा लिया है, सारी दुनिया की अटेंशन आपके ऊपर है, सारी दुनिया की स्क्रीन्स जो हैं वो आपके ऊपर है। हमें कोई ग्लोबल इकोनॉमीज ऐसा को बचा लिया निज़ाम पाकिस्तान ने फारूक साहब। जी। मैंने कहा ग्लोबल इकोनॉमीज को पाकिस्तान ने बचा लिया इस तरह की डिप्लोमेसी से। तो इसमें हमने सोचना यह है कि ये जो हमारा बचाने का जो अमल है, हमारा जो स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस है, हमारा जो टेलीविजन स्क्रीन में मकबूलियत है, इसको हमने अपनी माली स्टेबिलिटी के लिए, इस्तेहकाम के लिए किस तरह जो है वो इस्तेमाल करना है। इसके लिए मैं समझता हूँ कि कोई हमें फॉर्मल किस्म के जो फॉर्मल किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर है, फॉर्मल किस्म की मशीनरी है, ये एड हॉक बेसिस के ऊपर नहीं होना चाहिए जैसे कि अभी हो रहा है। अबू धाबी ने हमसे 3.5 अरब डॉलर मांग लिए, हमने उसको रिप्लेस कर लिया, कुछ यूरो बॉन्ड से रेज कर लिए, कुछ सऊदी अरेबिया से रेज कर लिए। ये एड हॉक तरीका है। इसका कोई ठोस तरीका इंस्टीट्यूशनलाइज जो है वो पाकिस्तान के अंदर होना चाहिए। जैसे आपने शुरू में कहा कि मौके पाकिस्तान को बहुत सारे मिलते आए हैं, लेकिन उन मौकों को हम इंस्टीट्यूशनलाइज फॉर्म में तब्दील नहीं कर पाते। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं। अपॉर्चुनिटी से हमें फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है। अब आज के मौजू की तरफ भी आते हैं। फारूक साहब, पहले आप ही कमेंट कीजिएगा, फिर मैं तारिक साहब की तरफ जाऊंगा। जो हालिया दादो-शुमार हम देख रहे हैं वो तशवीशनाक तस्वीर एक पेश कर रहे हैं। अब मशरक़ वस्ता की सूरत हाल के दौरान हमने देखा कि 1.5 माह का ही अगर हम जायज़ा ले लें तो हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी से तकरीबन 180 अरब रुपये इजाफी कमाए हैं। क्या कहा जाए कि पेट्रोलियम लेवी अब महज सिर्फ एक टैक्स नहीं है, बल्कि अब हुकूमत कोशिश करती है कि अपने सारे हदफ इसी से पूरे किए जाएं। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये इस प्रॉब्लम की जो सही डायग्नोसिस है वो करना ज़रूरी है। टैक्स के ऊपर या टैक्स की मशीनरी के ऊपर फौरन से सारे इल्ज़ाम डाल दिए जाते हैं और कहा यह जाता है कि क्योंकि टैक्स के हद पूरे नहीं हो रहे, इसलिए हुकूमत को जो है वो पेट्रोलियम लेवी से जो आसान तरीन टैक्स है इकट्ठा करना, वो वहाँ पे मुंतकिल कर दिया जाता है। अगर हक़ाइक़ देखे जाएं तो आज से कोई 10-12 साल पहले जो हुकूमत का हद था टैक्स के हवाले से, वो 2000 अरब का था। आप 12 साल पुराना बजट निकाल के देख लीजिए, आज वो हद जो है वो कहीं 2000 से 14,000 अरब पे पहुंच गया है। और 14,000 अरब हमें हुकूमत खुद से बताती है कि टैक्स की मद में हुकूमत के खजाने में पिछले साल जमा हो गया। तो टैक्स तो बहुत तेजी से उसकी कलेक्शन जो है हकीकतन वो हुई है। हम 10-12 सालों में 2000 अरब टैक्स से कहीं 14,000 अरब से भी ज्यादा टैक्स इकट्ठा कर रहे हैं। यहाँ पे मसला मैं समझता हूँ कि हुकूमती नुकसान का है। 2,500-3,000 अरब का बिजली के अंदर नुकसान कर देते हैं, 2,500-3,000 अरब का गैस के सेक्टर के अंदर नुकसान कर देते हैं। पीआईए प्राइवेटाइज कर दी गई है, लेकिन 20-25 साल में कोई 800 से 900 अरब रुपए का नुकसान पीआईए में कर दिया गया था।
इसी तरह एक अदारा पाल रखा है पैस्को के नाम से, उसमें गंदम की खरीदारी की जाती है। उसमें हम्म, कोई 900 अरब की लाइबिलिटी ऑलरेडी करंट जो है वो खड़ी है। इसके अलावा हम्म, कोई 110 स्टेट और एंटरप्राइजेस हुकूमत पाकिस्तान चलाती है, उसमें 5 से 6 हज़ार अरब का नुकसान करती है। तो ये सारे नुकसानात पूरे करने के लिए हुकूमत को इजाफी जो है वो वसाइल चाहिए होते हैं। और वो मैं सही। समझता हूँ कि आसान तरीन वसाइल जो हैं वो पेट्रोल के हम्म, ऊपर टैक्स लगा दिया जाता है। ये बिल्कुल। सोचे समझे बगैर कि अगर तेल की कीमत बढ़ेगी तो मुल्क में जो है वो रेट ऑफ इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। रेट ऑफ बिल्कुल। इन्फ्लेशन बढ़ता है तो सेंट्रल बैंक है, स्टेट बैंक, वो शरह सूद नीचे नहीं कर सकता। शरह सूद नीचे नहीं कर सकता तो उसका मतलब ये है कि हमारा मईशत का पहिया जो है उसकी बिल्कुल। स्पीड स्लो डाउन हो जाएगी। ओवरऑल जो उसका इम्पैक्ट है वो इन तमाम चीज़ों पर आता है। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं तारिक महमूद साहब। मैं आपकी तरफ आऊँगा। तारिक साहब, जैसा कि हम ये बात कर भी रहे हैं, दुनिया में हम अगर देखें तो दीगर ममालिक अपने अवाम को महंगाई से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जब मशरक़ वस्ता की हमने सूरत हाल ऐसी बनती देखी, उन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत की जो मसनूआत हैं उसको सस्ती रखने के लिए टैक्सों में कमी की। ये सब हम देख रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में हमें ऐसा दिखाई नहीं दिया। लेकिन आपको लगता है कि मशरक़ वस्ता की सूरत हाल में सिचुएशन ऐसी थी कि पाकिस्तान के लिए लेवी बढ़ाना नागुज़ीर था, या ऐसा नहीं था? सर, पाकिस्तान के लिए लेवी बढ़ाना नागुज़ीर तो इसलिए हो गया था कि प्राइस जब बढ़ाई अचानक से 55 रुपए के, जिसकी वजह से स्टॉक जो लोग कर लेते हैं वो स्टॉक बाहर आ जाएगा। लेकिन जब प्राइस बढ़ाई गई तो उसमें लेवी जो थी 84 रुपीज़ थी पेट्रोल पे, उसको 105 रुपये कर दिया गया। 7 और 13 मार्च से स्टार्ट हुआ। वो 7 मार्च से लेके 4 अप्रैल वाला जो वीक है उस वक्त तक 105 रुपये रहा, जो पीक आवर्स पीक डेज थे। उसके बाद जाके इन्होंने 80 रुपये कर दिया है, लेकिन प्राइस इन्होंने इतनी बढ़ा दी कि जो अब आवाम के उससे बर्दाश्त से बाहर थी। लेकिन इन्होंने फिर पेट्रोलियम इस पे सब्सिडी दे के इसको मसला हल करने की कोशिश की, कि वो काफ़ी शोर पड़ गया था। लेकिन उसमें भी इन्होंने कुर्बानी का बकरा अभी ओएमसीज़ को बनाया है, क्योंकि ओएमसी से इन्वेस्टमेंट कराई है, उनसे पैसे लिए हैं। तकरीबन 129 अरब ओएमसीज़ का अब स्टक हो गया है कि वो पहले तो ये होता था मिनिस्ट्री के पास जाता था, मिनिस्ट्री उसको अपने डिपार्टमेंट से वेरीफाई करा के इनको देती थी। लेकिन अब इन्होंने कोई मैकेनिज्म चेंज किया तो वो पैसे भी नहीं दे पा रहे, तो बेसिकली इन्होंने फंड कर लिया उसको ओएमसी से। तो जो पेट्रोलियम लेवी बढ़ाई है उस वो लेवी, अगर इनके टारगेट पुराने सेट हुए हुए थे एक स्पेसिफिक पेट्रोलियम लेवी पे, तो फिर अगली पेट्रोलियम लेवी तो नहीं बढ़ानी चाहिए थी। तो उस पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने से लाजमी बात है प्राइस का इम्पैक्ट भी आया, कंज्यूमर को भी आया। अब चूंकि वो ख़त्म हो गया है सब्सिडी, लेकिन पेट्रोलियम लेवी फिर भी वही चल रही है। तो अपने बिल्कुल। टारगेट को अचीव करने के लिए ये तो ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन दरमियान में बढ़ाने से क्या बेनिफिट मिला इनको? मेरा नहीं ख्याल बिल्कुल कि कोई इस तरह का सही। बेनिफिट इनको मिलना चाहिए। सही दूसरा सही। ये है कि प्राइस इन्होंने जो पेट्रोल डीजल किया उसका मैकेनिज्म टोटली चेंज कर दिया। पहले चलता था 15 दिन का एवरेज चलता था, फिर 7 डेज का एवरेज चला, फिर उन्होंने 7 डेज का मिनिमम बेंचमार्क पकड़ लिया। अब उस मिनिमम बेंचमार्क से जितनी भी ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, जितनी रिफाइनरीज हैं, क्या उनको फ़ायदा हुआ? सबको नुकसान हो रहा है। अब क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी इंपोर्ट कम करेंगे, या नो डाउट कि बड़ी सख्ती है कि जी अपने फ्यूल स्टेशन ड्राई ना हो, तो उस पर भी इनकी कोशिश ये है कि किसी तरीके से अपने आप को ये हम नुकसान कर लें और गवर्नमेंट का नुकसान ना हो। तो ये पेट्रोलियम लेवी फिर वहीं वहीं की वहीं वापस आ गई, और प्राइस भी इतनी ज़्यादा है जिसकी वजह से टैक्स की कलेक्शन में इनका कोई फ़र्क नहीं आया, बल्कि ज़्यादा हो गया है। अब अगर बिल्कुल इनके बिल्कुल सही। टारगेट समहाउ अचीव नहीं हुए तो फिर इस पे तो नहीं डालना चाहिए था इनको। ये बिल्कुल मेरी बिल्कुल ऐसा ही सबमिशन है है। जी। बिल्कुल सही है। फारूक साहब, यहाँ पर एक पॉइंट क्योंकि मुझे याद आ रहा है, मैं चाह रहा हूँ उसको भी मैं ऐड कर लूँ। 1961 के कानून की अगर हम बात करें, आई थिंक 2000 शायद 15 में ये हुआ था कि जो 5वां शेड्यूल था वो सदारती ऑर्डिनेंस से निकाल दिया गया था, सॉरी 2025 में। और उसके बाद जो कीमत मुकर्रर की जाती थी, उसका जो कैप होता था वो ख़त्म कर दिया गया। यानी कि अब हुकूमत के पास ये इख्तियार है कि वो लेवी जितना मर्जी चाहे वो बढ़ाया जा सकता है, उसकी कोई हद ही नहीं है। जी, मेरे ज़हन में बहुत ही बुनियादी सा जवाब है इस सवाल का, कि हुकूमत पाकिस्तान जो है वो हुक्मरानी करने की बजाय वो तेल खरीदती है, वो बिजली खरीदती है, वो गन्ने की कीमत फिक्स करती है, वो गंदम की कीमत फिक्स करती है। यानी कि इसमें हुकूमत का क्या काम है कि वो तेल का कारोबार करती है, कि वो तेल की कीमत फिक्स करती है। मुझे बताइए कि दुनिया में कौन सा ऐसा मुल्क है जहाँ पे वजीर आजम साहब उस मुल्क के खुद से टेलीविजन पे आके ये बताते हैं कि आज ये पेट्रोल और डीजल की कीमत ये होगी। लेट द प्राइवेट सेक्टर डू इट। जहाँ पे भी हुकूमत की मुदाखलत शुरू होती है, उस सेक्टर की आप सोचिए कि तबाही शुरू हो जाती है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में हुकूमत का काम ये भी है कि उसने गन्ने की कीमत फिक्स करनी है, उसने कोटा बताना है, उसने ये भी बताना है कि कौन शुगर मिल लगा सकता है, कौन नहीं लगा सकता। हुकूमत पाकिस्तान ने पूरे मुल्क में
जितनी बिजली बनती है पहले उसको खरीदती है, फिर वो वही बिजली खरीदी हुई बेची जाती है, और इस खरीदो फरोख्त में कोई 700-800 रुपए का नुकसान कर लेती है। तेल का काम भी आप देख लीजिए, हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए कि वो कितना तेल उसको इंपोर्ट करना है, उसकी कीमत क्या रखनी है। लेट द प्राइवेट सेक्टर कम्पीट एंड लेट द प्राइवेट सेक्टर डिसाइड। जितने पेट्रोल पंप हैं हर एक अपनी अपनी कीमत खुद से लगाए, और जो सारिफ है वो खुद से देख के कि उसने किस पेट्रोल पंप के पास जाके पेट्रोल भराना है। दुनिया भर में ये काम होता है। हमारे यहाँ एक फिक्स प्राइस है, कराची से लेके पूरे मुल्क में एक फिक्स प्राइस रखी है। उसमें उसके अंदर एक और नया स्कैंडल शुरू हो जाता है कि जो लॉजिस्टिक्स हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज हायर की जाती हैं, उसका क्या करना है। ये हुकूमत का काम हुक्मरानी करना है, उसका काम कारोबार करना नहीं है। उसका काम तेल खरीदना और तेल फरोख्त करना नहीं। ठीक है, हमारे साथ रहिए, ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक का वापस आते हैं, फिर कुछ दीगर सवाल मेहमानों से करेंगे। वेलकम बैक। तारिक साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। जो सूरत हाल इस वक्त मशरक़ वस्ता की हम देख रहे हैं, दिन ब दिन वो बदलती जा रही है। डेली बेसिस पे हम देखते हैं मुख्तलिफ स्टेटमेंट सामने आती हैं। सप्लाई यकीनी तौर पर अभी भी तेल की मुतासिर है। आप क्या सूरत हाल बनती देख रहे हैं इस वक्त? तेल की सूरत हाल मुतासिर तो नहीं है, लेकिन आ रहा है। प्रॉब्लम यह है कि जहाँ हमारा प्रीमियम होता था पेट्रोल या डीजल का $4 से $5, वो आजकल $48 हो गया हुआ है। वो प्राइस बहुत हाई पे लेना पड़ रहा है। वही बात आती है, जब शॉर्टेज होती है तो जितना मर्जी महंगा प्रोडक्ट ले लें, हर बंदा अपने हिसाब से, ये तो नहीं कहना चाहिए ब्लैकमेल करता है, अपने अपने हिसाब से प्राइस करता है। कार्गो का रेट भी ज़्यादा है, जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो भी बड़ा हाई रेट ले रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि ये $48 या $50 अब थोड़ा सा नीचे आएगा, लाजमी बात है, लेकिन इसको टाइम लगेगा। लेकिन इतनी हाई प्राइस पे हम आवाम को इतनी हाई प्राइस पे प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे कंज्यूमर को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। बहुत बड़ा महंगा प्रोडक्ट लेना पड़ रहा है, ये एक इशू है। बाकी हमारी रिफाइनरी अच्छा प्रोड्यूस कर रही हैं, टाइमली प्रोड्यूस कर रही हैं। क्रूड ऑयल हमारा अरेंज्ड है। मिनिस्ट्री ने बहुत एफर्ट की है, मतलब कि जो लास्ट मंथ गुजरा उसमें इन्होंने दिन रात, मतलब एक दिन में 8-9 मीटिंग्स हो रही थी कि कौन सा जहाज़ कहाँ पहुंचा, वो कितना डिकेंट हो गया, कितना फिनिश हो गया। तो इसमें इनकी काफ़ी अच्छी एफर्ट है। सिर्फ मैं एक स्ट्रेटजिक रिजर्व के बारे में बात करना चाहूँगा, जो लास्ट टाइम मुझे मौका नहीं मिला करने का। स्ट्रेटजिक रिजर्व जो है वो ऑयल मार्केटिंग कंपनी को ये इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि आप 21 डेज़ का रखें। जब पीछे से प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, टाइट मिलेगा, या जिस तरह कल अटक रिफाइनरी के CEO साहब ने कहा कि अब हमारे पास वहाँ पर लॉकडाउन है तो उसकी प्रोडक्शन में स्लो आ रहा है। तो स्ट्रेटजिक रिजर्व पूरी दुनिया में मुल्कों की अपनी जिम्मेदारी भी होती है, गवर्नमेंट की अपनी जिम्मेदारी होती है कि वो भी 2-4 लाख टन रख रहे हैं। हमारी जो महीने की कंजम्पशन है वो तकरीबन 6 से 7 लाख टन है। अगर हमारी गवर्नमेंट भी 6-7 लाख टन मुख्तलिफ रिजर्वाइज में रख ले तो हमारा जो स्टॉक है वो 60 डेज पर चला जाएगा, 30 डेज की जगह या 20 की 60। यानी कि तारिक साहब, आप ये कह रहे हैं कि एटलीस्ट हमारे पास जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं वो 60 दिन के कम से कम होने चाहिए। 60 दिन होना चाहिए, लेकिन उसमें गवर्नमेंट खुद अपना भी स्ट्रेटेजिक रिजर्व रखे। हमारे पास पाकिस्तान में जो स्टोरेज पहले नहीं था, जो 1947 से लेके अभी तक पिछले 2010 तक जो बनाए थे, 2010 से ऑनवर्ड जो नई कंपनियां आई हैं, जो इमर्जिंग कंपनीज आई हैं, उन्होंने 1.2 मिलियन टन का स्टोरेज नया डेवलप किया है, जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पर डेवलप हुआ है, जो स्ट्रेटेजिक। लेकिन उसमें प्रोडक्ट इतनी महंगी हो गई है कि वो अब कंपनियां जितनी रख सकती हैं अपने लिए तो रख लेती हैं, लेकिन गवर्नमेंट को खुद भी सोचना चाहिए कि अपने पैसों से भी अपना स्ट्रेटेजी खुद डेवलप करें। ठीक है, और जैसा कि अब ज़ाहिर है हम इस पूरी सूरत को समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत की हम सूरत देखें, जो इस वक्त मुल्क में सूरत है उसमें जैसा कि आप कह भी रहे हैं कि इस वक्त कोई ऐसा हमें किसी किस्म के जो है वो शॉर्टफॉल का सामना नहीं है। हमारे मुल्क में इस वक्त जो तरसील है वो भी पूरी पहुँच रही है, जो डिमांड है वो भी पूरी हो रही है। सप्लाई के किसी किस्म के कोई इशूज़ नहीं है इस वक्त। जी बिल्कुल बिल्कुल, वेरी वेल मैनेज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, ओगरा एंड एवरीवन। वो कहते हैं ना, जब आपस की लड़ाइयाँ होती हैं वो तो बयान नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब कलेक्टिव एफर्ट है तो दैट वाज वेरी गुड बाय द ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, बाय द रिफाइनरीज, बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड ओगरा। एवरीवन डिड बड़ा अच्छा काम किया उन्होंने। ठीक है, तारिक महमूद साहब बहुत शुक्रिया, और फारूक साहब आप भी हमारे साथ मौका, बेहद शुक्रिया। शुक्र वक्त खत्म होता है, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।